दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का बहुत-बहुत आपके अपने चैनल ज़ीना नॉलेज पे। दोस्तों आज आप लोग देखेंगे संगीत के वैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे। आज यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो है आपको मिला-जुला प्रश्न रहेगा राग रागांग से भी, उसके न्यास अपन्यास से भी। तो ये सब सारे प्रश्न जो है इसमें मिला-जुला रहने वाला है। तो आप लोग आज देखिए इसको और बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इसमें एक आप बता रहे हैं आपको कि ये सेशन से जो है प्रश्न दोस्तों इसमें पूछे जाने की संभावना आपके बीपीएससी में होती है, क्योंकि इस चैप्टर जो यहाँ पे जो दिया गया है इससे जो है बीपीएससी में आपके या फिर संगीत के और भी एग्जाम्स में जो होते हैं यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छे से इस सेशन को क्लियर करना है। साथ ही हम लोग इसमें कुछ रागों के बारे में भी जान लेंगे। तो चलिए हम सफर पे चलते हैं। अपना प्रश्न हमारा है पहला, लेकिन बस उससे पहले दोस्तों आप लोग अगर चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए मेरे दोस्तों, तो आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के मेरे को ऑल पे सेट कर लीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है भाई? पहला प्रश्न है कि अंश स्वर को जीव स्वर किस ग्रंथ में कहा जाता है? तो देखिए स्वर जो होता है आपका अंश स्वर को जीव स्वर भी कहते हैं, अंश स्वर को और क्या कहते हैं? वादी स्वर भी कहते हैं, अंश स्वर को और क्या कहते हैं? प्रधान स्वर भी कहते हैं, अंश स्वर को और क्या कहते हैं? तो राजा स्वर भी कहते हैं। तो इतना तो कहते हैं ना। और अंश स्वर को क्या कहते हैं? जीव स्वर भी कहते हैं। तो भाई ये आपका जो वादी है, अगर वादी के बारे में ही पूछेगा कि वादी स्वर को क्या क्या कहते हैं, तो वादी स्वर को अंश के नाम से जानते हैं, वादी स्वर को प्रधान के नाम से जानते हैं, प्रधान स्वर के नाम से जानते हैं, वादी स्वर को राजा स्वर के नाम से जानते हैं, वादी स्वर को जीव स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है, अब इतना आप देख लिए। तो यहाँ पूछ रहा है कि अंश स्वर को जीव स्वर किस ग्रंथ में कहा गया है, और साथ ही बता देना है दोस्तों कि किसने कहा है। तो दोस्तों इसका जवाब जो हो जाएगा, अंश स्वर को जीव स्वर कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो है आपके, उनका ग्रंथ क्या है? उनका ग्रंथ है चतुर्दंडी प्रकाशिका। चलिए चतुर्दंडी प्रकाशिका जो ग्रंथ है, इनके लेखक कौन है जरा आप लोग बताइएगा। यही वो व्यक्ति होंगे जो अंश स्वर को जीव स्वर अपने ग्रंथ चतुर्दंडी प्रकाशिका में कहे हैं या फिर बताए हैं। तो चलिए चतुर्दंडी प्रकाशिका के जो लेखक हैं उनका नाम आप लोग दोस्तों फटाफट टाइप कीजिएगा। चलिए नंबर 2 हमारा प्रश्न हो जाएगा। नंबर 2 क्या है? पूछ रहा है कि इसमें मतंग ने अंश स्वर को क्या कहा है? भाई देखिए मतंग के अनुसार अगर हम बात कर लेंगे तो मतंग ने, इनकी ग्रंथ कौन है? बृहदेशी। ठीक है, इनकी ग्रंथ जो है आपका बृहदेशी है, और बृहदेशी ग्रंथ में आपको क्या कहा गया है? अंश स्वर को क्या कहा गया है? प्रश्न तो यही है, दोनों तरफ से समझ लिए। तो ये प्रश्न हमारा, इसमें जो है आपके मतंग के द्वारा अंश स्वर को क्या कहा गया है? तो अंश स्वर को कहा गया दोस्तों अस्थाई स्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अंश स्वर को अस्थाई स्वर कहा है किसने? मतंग ने कहा है। और किसमें? तो बृहदेशी में कहा है। और अंश स्वर को जीव स्वर किसने कहा है? तो जीव स्वर यानी चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक वेंकटमुखी ने कहा है। ठीक है, वेंकटमुखी ने कहा है। चलिए अब देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा नंबर 3 कि वह स्वर जो गीत आदि के आरंभ में ही प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। भाई देखिए प्रश्न जो है यहाँ पे आपका क्या है? मॉडरेट प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पूछा गया कि जिस जिस स्वर से गीत की प्रारंभ होता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न को घुमा कर दिया गया है, हालांकि वही चीज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न को घुमाया गया थोड़ा सा। वह स्वर जो गीत आदि के आरंभ में ही प्रयोग किया जाता है, तो आरंभ में जो प्रयोग करेंगे यानी गीत के आरंभ में जो प्रयोग करेंगे उसको क्या कहते हैं? उसी को तो कहते हैं भाई ग्रह स्वर। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ग्रह स्वर कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको देखना, देख लीजिए अच्छे से प्रश्न को किस तरह से पूछा गया था। आगे देखिए नंबर 4 हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गीत की समाप्ति जिस स्वर पर होती है उस स्वर को क्या कहते हैं? तो गीत की समाप्ति दोस्तों जिस स्वर पे किया जाता है, या गीत अथवा गत की समाप्ति जो है जिस स्वर पे होता है उस स्वर को क्या कहते हैं? उस स्वर को दोस्तों क्या कहेंगे? उस स्वर को न्यास के स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यास के स्वर। तो ये क्या हो गए? ये हो गए आपके न्यास के स्वर हो गए। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? नंबर 5 का प्रश्न जो है हमारा वो पूछ रहा है कि जो स्वर गीत की विदारी अथवा खंडों की समाप्ति का आधार होता है, यानी कि पूछ क्या रहा है, यानी कि वैसा स्वर जो कि गीत, यानी कि गीत के बीच में जो छोटे छोटे खंड होते हैं ना भाई, उसे क्या कहते हैं? उसे विदारी कहा जाता है। ये चीज तो क्लियर है, आप ये चीज तो जानते हैं, बहुत बार मैंने बता भी दिया है आप लोगों को। तो छोटे छोटे जो विदारी अथवा खंड जो होते हैं उनकी समाप्ति का जो आधार होता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि आधार, यानी कि उस स्वर को क्या कहते हैं? तो वो कौन सा स्वर हो जाएगा? तो वो आपका दोस्तों जवाब हो जाएगा, उसे कहते हैं अपन्यास स्वर। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? अपन्यास के स्वर कहेंगे, जो कि आपके गीत के बीच बीच में जो जहाँ पे क्या करते हैं, जहाँ पे रुकते हैं, जहाँ पे समाप्त करते हैं, छोटे छोटे खंड जो होते हैं आपके गीत के, उसको क्या कहते हैं? उसे विदारी कहा जाता है। और वहाँ जो स्वर जो होती है उसे अपन्यास के स्वर कहते हैं। जैसे कि आप लोग को बताया ऊपर हम कि जहाँ पे गीत यानी कि पूरी तरह खत्म हो जाए, ठीक है, उसके खंड नहीं, गीत जो है पूरी तरह से खत्म हो जाए, पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तो उसको क्या कहा गया था? उसको कहा गया था न्यास। लेकिन यहाँ पे जो खंड समाप्त कर रहा है बीच बीच में, यानी गीत अभी बाकी है, उसके बीच बीच में जो खंड होते हैं ना, तो खंड जो समाप्त कर रहा है उसको अपन्यास के स्वर कहेंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नंबर 6 हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा कि जाति में जिस स्वर का प्रयोग कम होता है उसे क्या कहते हैं? भाई यहाँ पे तो कम है, अगर पूछ देता कि जाति में जिस स्वर का प्रयोग अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोनों चीज हम लोग यहीं पे जान लेंगे। देखिए जाति में जिस स्वर का प्रयोग दोस्तों कम होता है उसे क्या कहेंगे? जब कम होगा यानी कि अल्प,
कम तो अल्प यानी थोड़ा, ठीक है। और जिस स्वर में क्या होगा कि स्वर जो है प्रयोग जाति में ज़्यादा प्रयोग होगा यानी अधिक प्रयोग होगा तो उसे क्या कहेंगे, उससे कहेंगे बहुत्व, ठीक है। जिस जाति में स्वर का प्रयोग कम होगा वो अल्पत्व होगा और जिस जाति में स्वर का प्रयोग अधिक होगा वो बहुत्व होगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं नंबर 7 का हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सारंगदेव ने जाति के कितने लक्षण बताए हैं। भैया जाति के लक्षण कितने होते हैं, 10, ठीक है। जाति के लक्षण कितने होते हैं, 10 लक्षण होते हैं जाति के, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर सारंगदेव लगा दे कि सारंगदेव ने जाति के कितने लक्षण बताए हैं तो इसमें आपके दोस्तों जो जवाब देना है इसमें इन्होंने 3 जोड़ दिया है, इसलिए इनका जो जवाब हो जाएगा सारंगदेव वाला ये 13 हो जाएगा। तो जोड़ा कौन कौन सा है भाई, तो ये आपको याद रख लेना है। एक आपके लिए जुड़ा है क्या, संन्यास, दूसरा क्या जुड़ा है, विन्यास, और तीसरा क्या जुड़ा है, अंतरमार्ग, ठीक है, अंतरमार्ग। तो इस तरह से 10 तो पहले से थे, भरत ने 10 बता ही रखे थे, लेकिन इसमें सारंगदेव ने संन्यास, विन्यास और अंतरमार्ग 3 जोड़ दिए, इसलिए सारंगदेव ने जाति के कितने लक्षण हो गए, तो 13 लक्षण हो गए। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा हो गया है 8वां नंबर का प्रश्न है कि जाति गायन में जिस ताल, यहाँ पे जिस होगा और यहाँ पे ताल होगा, ठीक है। जाति गायन में जिस ताल का प्रयोग होता है उसे खाली स्थान कहते हैं। तो दोस्तों इसको क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है कि जाति गायन जब होता था तो उसमें जिस ताल का प्रयोग करते थे तो उस ताल को क्या कहा जाता था, उस ताल को क्या कहते थे, क्या शुद्ध ताल, देसी ताल, मार्गी ताल, क्या कहा जाता था। तो उसके लिए जो है वो कौन सा ताल प्रयोग होता था जाति गायन में, तो जाति गायन में जो प्रयोग होने वाला ताल था वो मार्गी ताल था, ठीक है। वो कौन सा था, मार्गी ताल या मार्ग ताल, ठीक है, मार्ग ताल। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे मार्ग ताल भरा जाएगा, ठीक है, मार्ग ताल। चलिए आगे देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा कि प्राचीन काल में इनमें से किसका प्रचलन था। भाई प्राचीन काल में किसका प्रचलन था, क्या जाति गायन का था, राग गायन का था, ठीक है, या फिर मेल गायन का था, किसका प्रचलन था प्राचीन काल में। तो प्राचीन काल की अगर बात पूछ रहा हो तो प्राचीन काल में बताना है ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन काल में जाति गायन का प्रचलन था, जाति गायन का प्रचलन था। अगर प्रश्न पूछेगा कि जाति गायन का प्रचलन कब था, तब प्राचीन काल हो जाएगा कि जाति गायन का प्रचलन प्राचीन काल में था। और यहाँ प्रश्न है कि प्राचीन काल में किसका प्रचलन था, तब जाति गायन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है, 10 नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आधुनिक काल में इनमें से किसका प्रचलन है। भाई आधुनिक तो यानी कि काल तो आज की चल रही है तो प्रचलन भी आज ही होगी। तो आज हम लोग क्या प्रचलन में है, कौन सा प्रचलन, तो हम लोग के लिए जो आज है आपका राग गायन प्रचलन में है, ठीक है, और आपके मेल गायन भी प्रचलन में है। जैसे कि आपके दक्षिण में होते हैं ना, दक्षिण में ये आपका हिंदुस्तानी वाला हो गया, हिंदुस्तानी, ठीक है, हिंदुस्तानी, और ये आपका हो गया कर्नाटकी, तो ये आपके कर्नाटकी हो गए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों यानी कि मेल गायन और राग गायन और मेल गायन, ये दोनों इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये आधुनिक काल में क्या है, आधुनिक काल में इसका प्रचलन है। इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि डी बनेगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा 11 नंबर का प्रश्न है कि जिन रागों में ग्राम राग की छाया पड़ती है उसे क्या कहते हैं। देखिए जिन रागों में अगर ग्राम राग की छाया पड़ जाए तो ग्राम रागों की छाया जो पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं। तो भाई यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है कि ग्राम राग की छाया पड़ रही है। छाया किसकी पड़ रही है, तो ग्राम राग की। तो ग्राम राग में तो ये क्या बदल जाएगा, तो रागांग हो जाएगा, ठीक है, रागांग राग, ग्राम राग रागांग राग, ठीक है, तो उसे रागांग राग कहते हैं। तो अगर प्रश्न आपसे पूछेगा कि रागांग राग में किसकी छाया पड़ती है, तो रागांग राग में भैया ग्राम राग की छाया पड़ती है, ठीक है। दोनों तरफ से समझते चलना है दोस्तों। देखिए सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि बस आप लोग से ही मोटिवेट होते हैं और आप लोग ही मेरे मोटिवेशन का आधार है। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे देखते चलेंगे इसी क्रम में। दोस्तों अच्छा लग रहा होगा तो बस मेरे मोटिवेशन के लिए आप लोग प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि नारायण मोरेश्वर खरे ने कितने रागांगों के अंतर्गत सभी रागों को विभाजित किया है। देखिए नारायण मोरेश्वर खरे सबसे पहले ये शिष्य किसके थे, तो नारायण मोरेश्वर खरे जो थे ये पलूस्कर जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, पलूस्कर जी के शिष्य थे। लेकिन कहीं कहीं पे आपको भात खंडे भी देखने को मिल जाता है, भाई कंफ्यूजन है, लेकिन ज्यादातर लोग पलूस्कर ही मानते हैं, ठीक है, पलूस्कर ही माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे मिल जाए तो घबराना नहीं है। तो नारायण मोरेश्वर खरे जो है कितने रागांगों के अंतर्गत सभी रागों को विभाजित किया है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 रागांगों के अंतर्गत। यानी नारायण मोरेश्वर खरे ने कितने रागांग माने, तो माने कितने भाई, ये आपके 30 रागांग माने। ये भी आपका एक प्रश्न बन गया समझिए तो, ठीक है। और इसी 30 रागांगों के अंतर्गत जो है सभी रागों का विभाजन किया है, किसने किया है, तो नारायण मोरेश्वर खरे ने किया है, इसलिए जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा कि सारंगदेव ने कितने ग्राम राग माने हैं। देखिए ग्राम राग जो माने हैं सारंगदेव ने, इनकी गीति जो है भाई, गीति 5 गीति है ना, शुद्धा भिन्ना गौड़ी बेसरा साधारणी, तो ये इनकी गीतियों के आधार पर जो है सारंगदेव ने, अगर ग्राम रागों की संख्या की अगर हम बात कर लेंगे तो ग्राम रागों की संख्या इन्होंने कितनी मानी है, इन्होंने भी 30 मानी है 5 गीतियों के आधार पर। ये आपके क्या किया है, इनको जो है 30 जो आपके माने हैं 30, इनको 5 गीति जो है ना, 5 गीति, इनमें इनको क्या कर दिया गया है, इनको विभक्त कर दिया गया है। यही 30 को, 30 ग्राम राग को क्या किया है सारंगदेव, 5 गीतियों में विभक्त कर दिए हैं। आइए जरा आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या होगा।
अगला प्रश्न है कि शुद्धा गीति में कितने ग्राम रागों की संख्या है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी मेरे दोस्त कि ये जो है ग्राम राग तो 30 माने हैं सारंगदेव, लेकिन ये गीतियों के आधार पर उसे क्या कर दिया है? विभक्त कर दिया है। कुछ आपके शुद्धा गीति में है, कुछ भिन्ना गीति में है, कुछ गौड़ी गीति में है, कुछ बेसरा गीति में है, कुछ साधारणी में है। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे आइए बताते हैं कि आपके शुद्धा गीति में कितने ग्राम रागों का वर्णन है। तो शुद्धा गीति की अगर बात करेगा तो इसमें दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। शुद्धा में 7 ग्राम रागों का वर्णन मिलता है। ठीक है, 7 ग्राम राग है। चलिए अगर हम बात करेंगे वहीं भिन्ना की, ठीक है, मैं बता ही देता हूँ पूरा भिन्ना की। तो भिन्ना में 5 ग्राम राग हैं, ठीक है। अगर आगे आपसे पूछेगा कि भिन्ना के बाद क्या होता है गौड़ी, तो अगर गौड़ी पूछे तो गौड़ी में आपको क्या बताना है? गौड़ी में 3 ग्राम राग, ठीक है, 3 ग्राम राग है। और आगे पूछेगा आपके बेसरा में, तो बेसरा में कितना है? बेसरा में 8 है, ठीक है, बेसरा में कितना है? 8 है। अगर उसके बाद क्या होता है? साधारणी होता है, साधारणी में कितना हो जाएगा? साधारणी में इसमें 7 हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके हो जाते हैं, टोटल कितने हो जाते हैं? टोटल 30 ग्राम राग हो जाते हैं, जो कि गीतियों में सारंगदेव ने विभक्त किया है। इसको याद कर लीजिएगा। शुद्धा गीति में कितने ग्राम राग? तो 7 ग्राम राग हैं शुद्धा गीति में। उसके बाद फिर भिन्ना में कितने हैं? 5 हैं। गौड़ी में कितने हैं? 3 हैं। बेसरा में कितने हैं? 8 हैं। और साधारणी में कितने हैं? 7 हैं। भाई इस तरह से अगर काउंट कर लेंगे तो कुल कितने आ जाते हैं? 30 ग्राम राग आ जाते हैं, जो कि सारंगदेव ने माने हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे जो है। देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ, यहाँ पे एक याद करने का तरीका क्या है। जब अगर आपको सीरियली नंबर से जो है आपको अगर गीति याद है, गीति अगर याद है शुद्धा भिन्ना गौड़ी बेसरा साधारणी, अगर ये क्रम से अगर आपको याद है तो आप इस तरह से कर सकते हैं 7 5 3 8 7। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, 7 5 3 8 7, ये यानी कि 753 और 87 आप लोग इस तरह से भी याद कर लेते हैं। जैसे याद कर सकते हैं वैसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 7 वाला शुद्धा, और ये उसके बाद फिर भिन्ना 5 वाला, गौड़ी 3 वाला, 8 वाला बेसरा और 7 वाला साधारणी। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है कि रागों के समय सिद्धांत का वर्णन इनमें से किस ग्रंथ में मिलता है। भाई ऐसा एक ग्रंथ है जो कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है यहाँ पे जिसमें क्या है कि रागों के समय सिद्धांत का वर्णन मिलता है। इसका जो जवाब आपको बता दूं, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संगीत पारिजात। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? भाई बहुत बार बताए हैं, इसके लेखक अहोबल हो जाएंगे। ठीक है, इसके लेखक कौन? अहोबल। अगर हम बात कर लेंगे आगे यहाँ रस कौमुदी, तो ये आपको बताए थे कि श्रीकंठ। वैसे आप लोग देखिए ग्रंथ और ग्रंथकार वाला एक सेशन मैं डाल चुका हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसमें बहुत अच्छे अच्छे जो भी आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं ना प्रश्न ग्रंथों से और ग्रंथकारों से, तो वो वहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है। आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर दोस्तों एक चीज़ और है कि अगर आप तैयारी को अपनी बेहतर बनाना चाह रहे हैं, अगर चाहते हैं आपकी बहुत बेहतर हो, अगर सिलेक्शन हो जाए, तो दोस्तों जितना भी अभी तक सेशन अपलोड कर दिया ना भाई, ऐसे ऐसे प्रश्न उसमें अपलोड कर दिए हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न उसमें समाहित है भाई, एक बार आपको अवश्य देख लेना चाहिए सारे सेशंस को। जब टाइम मिले भाई तब देख लो, क्योंकि वहाँ पे बहुत इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम्स में लड़ने ही लड़ने हैं, तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं राग यमन किस ठाट का राग है। देखिए यमन, अब यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे रागों के बारे में। अब इसके बारे में जो है जितना भी डिटेल होगा मैं सारा डिटेल यहाँ पे दे दूंगा इस राग के बारे में। देखिए राग यमन की अगर हम बात करेंगे तो यमन जो है आपका राग, ये किस ठाट का हो जाता है? यमन आपका कल्याण ठाट का राग माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, कल्याण। वहीं अगर वादी संवादी की बात करेंगे तो ग और नी इसके क्या हो जाते हैं? वादी संवादी हो जाते हैं। वहीं हम इसकी जाति की अगर हम बात कर ले कि इसकी जाति क्या होती है भाई, तो जाति इसकी हो जाती है संपूर्ण। ठीक है, इसकी जाति संपूर्ण। आप लोग नोट कर लीजिएगा, चाहिएगा लिखना तो लिख लीजिएगा जैसे भी, लेकिन याद कर लीजिएगा इन सभी चीज़ों को। ठीक है, याद है तो बहुत अच्छे हैं आप, बहुत ग्रेट है और बहुत अच्छी आपकी तैयारी भी है। देखिए ग और नी हो गया इसके क्या? वादी संवादी। गाय और इसका जाति हो गया संपूर्ण। अगर पूछेगा राग यमन का जो है गायन समय क्या होता है, तो भाई गायन समय की अगर बात करेगा तो इसका गायन समय होता है रात्रि का प्रथम पहर। ठीक है, रात्रि का क्या होता है? रात्रि का प्रथम पहर। ठीक है, ये इसके गायन समय हो जाते हैं। और हम बात करेंगे ये कल्याण या यमन है, तो यमन में इस राग में क्या होता है? म तीव्र प्रयोग किया जाता है। ये चीज इतने आपके क्लियर हो गए। चलिए आगे देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि राग श्याम कल्याण किस ठाट का राग है। भाई श्याम कल्याण, एक चीज देखिए यहाँ से याद आ गया मुझे कि 12 प्रकार के श्याम रागों की रचना किसने की थी। जरा आप लोग कमेंट में लिखिएगा दोस्तों कि 12 प्रकार के श्याम रागों की रचना किसने की थी। ठीक है, जरा कमेंट कीजिएगा फटाफट आप लोग कि 12 प्रकार के श्याम रागों की रचना किसने की थी। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे यहाँ पे जो प्रश्न है, श्याम राग कल्याण किस ठाट का राग है। देखिए श्याम कल्याण जो है, राग श्याम कल्याण, इसका अगर थाट पूछा जाए तो थाट ये आपका अपने नाम जैसा कि कल्याण लग गया है तो ये आपका कल्याण का ही है। ठीक है, श्याम कल्याण। ऐसा देखिए कभी कभार क्या होता है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है भाई कि कल्याण नाम लगा हुआ है या फिर और कुछ नाम लगा हुआ है तो वो उसी थाट का हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। बस एक कॉन्सेप्ट कि श्याम के साथ अगर कल्याण है तो भाई कल्याण ही करते हैं ना, श्याम खाटू श्याम, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे किस थाट का हो गया? तो ये आपका कल्याण थाट का हो गया। अगर हम इससे बात कर लेंगे इसकी वादी संवादी की, तो वादी संवादी इसके प और सा हो जाते हैं, प
वादी और संवादी इसका सा हो जाता है। ठीक है, अगर इसकी जाति वही पूछेंगे तो जाति इसका क्या हो जाएगा, जाति इसका हो जाता है दोस्तों औडव संपूर्ण, जाति इसकी औडव और संपूर्ण इसकी जाति हो जाती है। ठीक है, अगर गायन समय की अगर हम बात कर लेंगे तो गायन समय इसका क्या हो जाता है, गायन समय रात्रि का प्रथम पहर हो जाएगा। ठीक है, रात्रि का प्रथम पहर, ये आपको याद रखना है। देखिए इसमें अगर पूछा जाता है कि इससे राग श्याम कल्याण से कि इसमें कौन से स्वर आरोह में वर्जित हैं, तो अगर पूछेगा कौन से स्वर आरोह में वर्जित हैं तो ये आपके ग और ध जो है आपके आरोह में वर्जित है, ये दोनों स्वर, इसीलिए इसकी जाति औडव और संपूर्ण हो जाती है। ग ध इसका क्या है, वर्जित है। देखिए अगर नोट करना हो तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है 18 नंबर का कि राग मियाँ की सारंग किस ठाट का राग है। देखिए मियाँ की सारंग अगर बात कर लेंगे तो मियाँ मल्हार हो या मियाँ की सारंग हो तो ये सब इसका जो थाट हो जाएगा, इसका थाट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा काफी। ठीक है, काफी। इसमें अगर वादी संवादी अगर आपसे पूछेगा तो वादी इसके रे हो जाएंगे और संवादी इसका प हो जाएगा। ठीक है, वादी रे और संवादी प इसका हो जाएगा। तो ये आपके वादी संवादी हो गए राग मियाँ की सारंग के। जाति अगर पूछ दे तो जाति आपको बताना है साड़व, साड़व और साड़व। ठीक है, जाति साड़व साड़व इसकी हो जाती है। वहीं अगर आपसे पूछेगा कि राग मियाँ की सारंग का गायन समय कब हो जाता है तो ये आपको बताना है दिन का दूसरा पहर। ठीक है, दूसरा पहर बताना है, दिन का दूसरा पहर। अगर पूछेगा इनमें से वर्जित स्वर कौन है तो वर्जित आपका ग है। ठीक है, आरोह और अवरोह दोनों में वर्जित होता है गंधार, इसीलिए जाति इसकी साड़व साड़व हो गई है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है 19 नंबर का प्रश्न है कि राग खमाज किस ठाट का राग है। देखिए भैया ये आपके आश्रय राग हैं। ठीक है, खमाज जैसा कि आप लोग जानते हैं 10 ठाट है हमारे हिंदुस्तान संगीत पद्धति में, तो 10 ठाट जो है आपके, तो उनको उनमें से एक आपका खमाज भी है और इनका जो खमाज ठाट का जो मुख्य राग है वो खमाज को ही माना जाता है और ये आपका क्या हो जाता है, आश्रय राग हो जाता है। ठीक है, तो अगर खमाज की अगर हम बात कर लेंगे तो खमाज में क्या होता है, इसके वादी संवादी क्या हो जाते हैं, वादी ग और संवादी नी हो जाता है। ठीक है, खमाज में वादी ग और संवादी नी हो जाता है। अगर जाति पूछेगा तो जाति में क्या बताना है, जाति में बताना है इसका साड़व संपूर्ण। ठीक है, साड़व और संपूर्ण इसकी जाति हो जाती है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसमें अगर पूछ देगा, इसी प्रश्न में अगर आपसे पूछ देगा कि इसका गायन समय कब है तो गायन समय हो जाता है रात्रि का दूसरा पहर। ठीक है, रात्रि का दूसरा पहर। ठीक है, ये चीज आपको याद रख लेना है। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं इस चीज को। अगर इसमें अगर पूछेगा कि कौन सा स्वर वर्जित है तो देखिए यहाँ पे साड़व है ना, तो कौन सा स्वर वर्जित हुआ है आरोह में, तो आरोह में आपका रे स्वर वर्जित हो गया। इस राग में रे क्या हो गया, वर्जित हो गया। देखिए ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे आपको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, मेरी बातों को सुनिए, कॉपी पे लिखिए। अगर आपको ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि हम वादी संवादी यहाँ पे लिख रहे हैं ऊपर में, और उसके बाद फिर हम जाति लिख रहे हैं उधर बीच में, और सबसे नीचे हम क्या लिख रहे हैं, गायन समय लिख रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा होगा। और ये साइड में क्या है, साइड में आपके वर्जित स्वर लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है कि राग पूर्वी किस ठाट का राग है। भैया यहाँ पे पूर्वी, तो पूर्वी जैसा कि जानते हैं कि पूर्वी क्या है, पूर्वी स्वयं ठाट है और इसी से उत्पन्न राग भी है पूर्वी। तो ये कैसा राग हो गया, ये आश्रय राग हो गया। तो पूर्वी का जो राग हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा राग हो जाएगा, पूर्वी किस ठाट का है, तो पूर्वी ठाट का यहाँ पे राग हो जाएगा पूर्वी का। देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा पूर्वी में कि इसके वादी संवादी, तो वादी संवादी पूर्वी का ग नहीं होता है। ठीक है, पूर्वी का भी आपका राग क्या होता है, उसका वादी संवादी ग नहीं होता है। लेकिन इसकी जाति दोस्तों, इसकी जाति संपूर्ण, संपूर्ण यानी कि 7 ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, 7 स्वर प्रयोग होते हैं, यानी कि 7 से संपूर्ण। ऑडम, ऑडम में कितने प्रयोग होते हैं भाई, एक चीज समझा दूं पहले, ऑडम में 5, साड़म में 6 और संपूर्ण में 7। तो ये चीज है आप लोग जानते थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते थे तो आपके लिए यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपका ये जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्वी। ठीक है, तो ये इसके बाद अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे पूर्वी राग किस ठाट का है, तो ये आपका हो गया पूर्वी का। इसका आपका देख लिए कि इसका वादी संवादी क्या था, ग और नी था, इसके 7 स्वर प्रयोग हो रहे थे। हाँ, गायन समय मैंने नहीं बताया अभी तक, तो इसका गायन समय जो हो जाता है पूर्वी का दिन का अंतिम पहर। ठीक है, दिन का अंतिम पहर इसका गायन समय। चलिए अब देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो अब प्रश्न है हमारा कि राग मारवा किस ठाट का राग है। देखिए मारवा क्या है, मारवा तो स्वयं भाई एक ठाट है, तो ये मारवा से उत्पन्न हुआ है। तो ये जो इसका मूल राग जो है, मुख्य राग जो है मारवा का, मुख्य राग मारवा ही होगा, ये मारवा ठाट से उत्पन्न राग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखना है कि इसके वादी संवादी क्या हो जाते हैं। तो मारवा के वादी संवादी की अगर हम बात करेंगे तो रे ध इसके वादी संवादी हो जाते हैं। और हम बात कर लेंगे इसकी जाति की, तो मारवा की जाति हो जाती है आपके साड़व यानी कि 6 स्वर। ठीक है, साड़व। और इसके गायन समय की हम बात कर लेंगे तो दिन का अंतिम पहर। ठीक है, चलिए तो ये था मारवा। अब देख लेते हैं आगे। देखिए दोस्तों समय थोड़ा सा ले रहे हैं इसलिए कि हम सोच रहे हैं कि शायद आपको अभी के अभी याद हो जाए, तो कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात रहेगी ना आप लोग के लिए भी। तो हम सोच रहे हैं थोड़ा सा समय लेकर आपसे अभी के अभी याद करवा दूं। बिल्कुल 4 बार पढ़ने से 4 बार देखने से तो अच्छा है एक बार ही देखकर सारा कुछ याद कर लिया जाए। अगर याद ना हो तब भले ही 4 बार देख लेंगे, 2 बार देख लेंगे, भाई इंपॉर्टेंट है तो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए 22 नंबर का क्या है कि राग भैरवी किस ठाट का राग है। तो अगर राग भैरवी के बारे में बोला जाएगा तो भैरवी जो है स्वयं
ये भी आश्रय राग है और थाट भैरवी से ही उत्पन्न राग माना जाता है। अगर हम इसकी वादी संवादी की बात कर लेंगे तो वादी म और संवादी इसका सा हो जाता है, ठीक है। अगर इसमें पूछा जाए कि भैरवी की जाति क्या हो जाती है, तो जाति इसकी संपूर्ण मानी जाती है, जाति इसकी संपूर्ण मानी जाती है। आप संपूर्ण संपूर्ण भी कह दीजिए, तो ये आपकी क्या हो गई, संपूर्ण हो गई। तो इसमें अगर पूछा जाए कि इसका गायन समय क्या होता है, तो गायन समय आपका हो जाता है प्रातः काल। प्रातः काल इसका गायन समय हो जाता है, प्रातः काल, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं नंबर 23 हमारा प्रश्न है कि राग तोड़ी किस थाट का राग है। सभी आश्रय राग है ये सब। तो तोड़ी जो है आपका किससे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तोड़ी जो है तोड़ी से ही उत्पन्न राग है, तोड़ी थाट से ही उत्पन्न राग है। तो देखिए तोड़ी की अगर हम बात करेंगे, तोड़ी का अगर जो वादी संवादी की बात करेंगे तो ध और ग इसके वादी संवादी हो जाते हैं। और तोड़ी की अगर हम बात कर लें दोस्तों, तोड़ी में क्या होता है कि तोड़ी में आपके साथ साथ स्वर प्रयोग होते हैं, आरोह और अवरोह में भी। तो इसलिए इस लिहाज से इसकी जाति क्या हो जाएगी, इसकी जाति हो जाएगी संपूर्ण और संपूर्ण, ठीक है। संपूर्ण संपूर्ण इसकी जाति। अगर गायन समय पूछेगा तो क्या हो जाता है, दिन का दूसरा पहर, ठीक है, दिन का दूसरा पहर। दोस्तों देखिए ये रिवीजन के दृष्टिकोण से आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे, एक दो बार रिवीजन कर लीजिए, आपको इतना याद हो जाएगा बिल्कुल। चलिए 24 नंबर का प्रश्न क्या है कि राग आसावरी किस थाट का राग है। देखिए आसावरी की अगर हम बात कर लेंगे तो आसावरी थाट जो से उत्पन्न राग कौन सा है, यहाँ पे आसावरी ही दिख रहा है। और आसावरी राग है किससे उत्पन्न हुआ है, तो आसावरी थाट से उत्पन्न हुआ है। और अगर इसकी हम बात करेंगे आसावरी की, क्या होगा, आसावरी की वादी संवादी, तो इसका भी वादी संवादी आपका ध और ग हो जाता है, ठीक है। आसावरी ध और ग। अगर इसके हम बात कर लेंगे, इसकी क्या हो जाएगी जाति, तो जाति इसकी 5 और 7 यानी कि औडव संपूर्ण इसकी जाति हो जाती है। और इसका गायन समय अगर हम बात करेंगे तो इसका गायन समय जो होगा आसावरी का, वो प्रातःकाल यानी दिन का प्रथम पहर, ठीक है, दिन का प्रथम पहर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए कहीं पे क्या होता है कि इसका दिन का दूसरा पहर भी दिया जाता है भाई, दिन का दूसरा पहर भी आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन बड़ा कंफ्यूजन है इसमें, थोड़ा सा आप लोग इसको देखिएगा कि इसका गायन समय कब है। बाकी ये वादी संवादी और जाति तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका गायन समय दिन का प्रथम पहर नहीं, शायद दूसरा पहर ही ज्यादा बेहतर होगा मानना, ठीक है। लेकिन इसको एक चीज देखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पे आपको प्रातः काल भी दे दिया जाता है, दिन का प्रथम पहर भी दे दिया जाता है, और आपके हम बात कर लेंगे तो दिन का दूसरा पहर भी दे दिया जाता है। तो इसको देखना पड़ेगा, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो गायन समय में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या है 25 नंबर का, कि भूपाली का थाट है। भूपाली का थाट क्या है, तो भूपाली का थाट किस थाट का राग है, तो भूपाली जो है आपका कल्याण थाट का राग है। देखिए इसमें अगर बात किया जाए कि भूपाली में क्या होता है कि भूपाली का जो वादी संवादी जो हो जाता है वो ग और ध है, वादी संवादी, ठीक है, ग और ध वादी संवादी है। और इसमें क्या होता है, भूपाली में इसके जो जाति हो जाते हैं, जाति आपके 5 यानी इसकी जाति औडव औडव हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें आपके भूपाली में आपका क्या है, म और नी, ये दोनों क्या है, वर्जित स्वर है। क्या है, वर्जित स्वर है, म और नी। इसी कारण इसकी जाति 5 स्वर लगती है और आपके ऑडव ऑडव इसकी जाति बन जाती है। अगर गायन समय की बात करेंगे भोपाली का, तो इसका हो जाता है रात्रि का प्रथम पहर, ठीक है। भोपाली में गायन कब होता है, रात्रि का प्रथम पहर हो जाता है। चलिए वर्जित स्वर बता ही दिए। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा 26 नंबर का है कि राग बिहाग किस थाट का राग है। तो देखिए बिहाग का जो राग है वो थाट हो जाएगा, इसका कौन सा थाट हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका थाट बिलावल हो जाएगा, ठीक है। ये बिलावल थाट से उत्पन्न राग है, राग बिहाग। और इसकी वादी संवादी की अगर हम बात कर लेंगे तो वादी ग और संवादी नी, ठीक है। राग बिहाग ग नी हो जाता है। अगर हम इससे बात करें इसकी जाति की, तो जाति क्या हो जाएगा इसका 5 और 7 यानी कि औडव और संपूर्ण इसकी जाति मानी जाती है, ठीक है। औडव और संपूर्ण इसकी जाति मानी जाती है, किसकी, राग बिहाग की। अगर गायन समय पूछे तो राग बिहाग का गायन समय बता देना है पट से कि रात्रि का दूसरा पहर, ठीक है, रात्रि का दूसरा पहर, ठीक है, रात्रि का दूसरा पहर इसका गायन समय हो जाएगा। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है, राग हमीर किस थाट का राग है। देखिए हमीर की अगर बात करें तो हमीर जो है आपका ये कल्याण थाट का राग माना जाता है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर वादी संवादी पूछे तो वादी संवादी इसका ध और ग हो जाएगा, ध वादी और संवादी इसका हो जाएगा ग। अगर इसकी जाति की बात करें तो 7 स्वर दोनों आरोह अवरोह में प्रयोग होते हैं, इसलिए इसकी जाति संपूर्ण हो जाएगी। और इसकी अगर हमीर की अगर गायन समय का बात करें तो रात्रि का प्रथम पहर, ठीक है, रात्रि का प्रथम पहर इसका गायन समय हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है 28 नंबर का, राग देश किस थाट का राग है। तो भैया देश जो है आपका, ये आपका क्या होगा कि राग देश किस थाट का राग है, तो राग देश जो है आपके खमाज थाट का राग है, ठीक है। खमाज थाट से उत्पन्न राग है राग देश। अगर वहीं बात कर ली जाए इसके वादी संवादी की, तो राग देश का जो वादी संवादी हो जाएगा आपका रे और प हो जाएगा, ठीक है। जाति की अगर बात करेंगे तो जाति इसका क्या हो जाएगा, जाति 5 और 7 यानी कि औडव और संपूर्ण इसकी जाति हो जाएगी। इसका गायन समय कब होता है, मध्य रात्रि, ठीक है, मध्य रात्रि इसका गायन समय हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है कि राग तिलक कामोद किस थाट का राग है।
तो राग तिलक कामोद जो है आपके थाट की अगर हम बात करेंगे तो तिलक कामोद जो है आपका खमाज थाट के अंतर्गत आता है। देश जैसा कि आपने देखा था खमाज के अंतर्गत, तिलक कामोद भी खमाज के अंतर्गत, लेकिन इसकी अगर वादी संवादी की बात करेंगे तो इसका भी वादी संवादी रे और प हो जाता है। लेकिन जाति इसमें क्या होता है, जाति बदल जाती है। यहाँ पे आपका साड़व और संपूर्ण इसकी जाति हो जाती है और इसका गायन समय कब हो जाता है, रात्रि का दूसरा पहर हो जाता है, रात्रि का दूसरा पहर, ठीक है, दूसरा पहर हो जाता है राग तिलक कामोद का गायन समय। तो ये आपके हो गए। चलिए आगे देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला हमारा प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहा है, इसमें है कि राग जौनपुरी किस थाट का राग है। देखिए जौनपुरी जो है, जौनपुरी तो बहुत बार बहुत अच्छे से क्लियर करवाए हैं, तो जौनपुरी अगर याद होगा तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिए कि राग जौनपुरी किस थाट का राग है। तो जौनपुरी आपके आसावरी थाट का राग माना जाता है। वहीं हम अगर वादी संवादी की बात करेंगे तो ध और ग इसके वादी संवादी हो जाएंगे। और हम बात कर लेंगे इसकी जाति की, तो जाति इसके हो जाएंगे साड़व और इसकी जाति क्या हो जाएगी, संपूर्ण, ठीक है, साड़व संपूर्ण इसकी जाति हो जाएगी। और इसका गायन समय अगर बात कर लेंगे तो गायन समय इसका हो जाता है दीन का भाई दूसरा पहर, ठीक है, दिन का दूसरा पहर, ठीक है, आपको याद रख लेना है दिन का दूसरा पहर। तो दोस्तों ये आपको आज मैंने यहाँ पे 15 ही राग करवाया है, कल और जो है आपको राग करवा देंगे जो कि मुख्य मुख्य आपके लगभग 50 राग हम करवा देंगे। उसके बाद फिर अगर उसकी स्वरावली जो है बहुत कम पूछी जाती है इसलिए थोड़ा सा उसको भी ले लेंगे, शामिल कर लेंगे। लेकिन कल के सेशन जो है फुल्ली राग पे रहेगा, तो आप लोग जो है जुड़ना ना भूलिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको जितने भी सेशन आ जाएं, जो भी जैसे ही सेशन आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा आज के सेशन के बारे में कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा है, और हम मिलेंगे कल आपसे प्रश्नों के साथ, यानी कि रागों के प्रश्नों के साथ, ठीक है। चलिए आपसे इजाजत चाहते हैं इस सेशन में। जय हिंद, जय भारत।